अस्सलाम वालेकुम, शाराए दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं EQS के साथ। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होंगे या खुफिया, इस हवाले से सदारती रेफरेंस पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है और अब वो समाअत जुमेरात को गालिब इम्कान यही है कि मुकम्मल हो जाएगी। तो अहम लम्हात, सदारती रेफरेंस में जो भी सवाल जवाब आता है उसके सियासी ज़रूर मुज़मरात होंगे और आज उन्हीं मुज़मरात के हवाले से सिंध हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट सलाहुद्दीन, उन्होंने अदालत के अंदर जो अदालत की जुरिस्डिक्शन है 186 की, उसमें उन्होंने आज बहुत अहम दलाइल दिए हैं और उन दलाइल को समराइज़ करते हुए उनका ये कहना था कि माजी में जितने भी रेफरेंसेस आए सदारती रेफरेंसेस 186 की जुरिस्डिक्शन के अंदर, वो उस वक्त आए थे जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट होता था और ऐसी सूरत में फिर जो है वो अदालत के सामने आया गया और अदालत ने उसका रास्ता बताया। और इस वक्त कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है, महज ये सदारती रेफरेंस हुकूमत को सियासी फ़ायदा पहुंचाने के लिए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की इंडोर्समेंट के लिए यहाँ पर हुकूमत आई है। बहुत अहम दलाइल हैं। आज फ़ारूक नाइक ने भी दलाइल दिए और रज़ा रब्बानी साहब ने भी अपने दलाइल मुकम्मल किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह जो हैं उन्होंने भी अपने दलाइल दिए। तो नाज़िर साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप कैसे देखते हैं सलाहुद्दीन के दलाइल को, क्योंकि आज पहली मरतबा जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है उसके हवाले से उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। क़य्यूम साहब, मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि कोई परफॉर्मर आता है तो समा बांध देता है, तो उन्होंने तकरीबन समा ही बांध दिया, क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस थी आज कोर्ट में। वैसे तो पिन ड्रॉप साइलेंस ही होती है, लेकिन ऑब्जर्वेशंस इतनी ज़्यादा नहीं आई, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने क्लियर कट, सलाहुद्दीन साहब ने बिल्कुल क्लियर कट बात की। उन्होंने कहा है कि आपको ये रेफरेंस का जवाब नहीं देना चाहिए और विद रिस्पेक्ट वापस कर देना चाहिए, ये कहते हुए कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन के लिए आए हैं, कोई अनसर्टनिटी बज़ाहिर नहीं है। और अटॉर्नी जनरल को उन्होंने काफ़ी मतलब कहा कि अटॉर्नी जनरल के जो आर्गूमेंट्स हैं वो स्लिपरी स्कोप आर्गूमेंट्स हैं और उनके जितने भी उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए हैं वो सब के सब जो है फ्यूचर के बारे में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग लॉ है 186 की जो जुरिस्डिक्शन है, ये बहुत सेंसिटिव जुरिस्डिक्शन होती है। ये सुप्रीम कोर्ट मतलब एक ऑर्डिनरी केस नहीं है, 184(3) का केस नहीं है, 186 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन इन्वोक की है, क्योंकि ये इनका जो भी जवाब होगा ये एग्जेक्टिव के जो एक्शंस हैं ये उसमें मर्ज हो जाएगा। तो इंतहाई एहतियात से जवाब देने सुप्रीम कोर्ट मतलब जवाब देना चाहिए। तो उनका यही कहना का मकसद था कि इस पे जो है किसी किस्म की भी ये, चूँकि फ्यूचर में जिस तरह उन्होंने हवाले दिए ना, बहुत सारे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पहले भी इन्वोक हुए हैं। जैसे इसमें हिस्बा बिल में एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम आ गया था, तो उस वक्त गवर्नर जो थे, अब तो KP है, पहले NWFP, उन्होंने ये सवाल किया था कि मैं इस पे साइन करूं या ना करूं, असेंट करूं या ना करूं। फिर इसी तरह से बांग्लादेश का था, तो उन्होंने ये एम्फसाइज़ किया। ये आपको याद होगा कि अटॉर्नी जनरल ने अपने आर्गूमेंट्स में ये कहा था कि बांग्लादेश की जो एक्सेप्टेंस का मामला था, तो ये गवर्नमेंट उस वक्त की लेके आई थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये इस लिहाज से कि हमें बांग्लादेश को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त पॉलिटिकली बहुत चार्ज माहौल था। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने उस वक्त की गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाइज डिसीजन लिया, यानी उन्होंने बहुत अक्लमंदाना काम किया और उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया और ये कहा कि आप पार्लियामेंट में चाहें तो रेजोल्यूशन मूव करें एक्सेप्टेंस का, या रेजोल्यूशन मूव करें कि नहीं एक्सेप्ट करना, बांग्लादेश को कबूल करना है या नहीं करना। बिल्कुल, तो ये आपका काम है, पार्लियामेंट का काम है, इसमें हम नहीं एंटर होंगे। तो इस तरह उन्होंने ये वापस किया था। तो इसी तरह मौलवी तमीज़ुद्दीन के बाद जो क्राइसिस पैदा हो गई थी अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी, और मतलब कहने का उनका यह मकसद था कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस थी उस ज़माने में, तो इसीलिए वो बार एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इन्वोक की गई थी। लेकिन इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है। ये जो आपने कह भी दिया है
कि ये अपना पॉलिटिकल जो डिज़ाइन है उसको की इंडोर्समेंट चाहते हैं, ताकि कल हम पे किसी किस्म की जिम्मेदारी ना पड़े और हम ये कह सकें कि ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है। जबकि आईनी बिल भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, मुतारिफ करवाया। उन्होंने कहा कि ये वो पेंडिंग है ऑलरेडी पार्लियामेंट में, ये 26 शायद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मौजूद है कि ओपन से बैलेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि देखें जो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन है या स्पीकर नेशनल असम्बली का इलेक्शन है या प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन है, वो उनको वो मेंशन है लेकिन उसकी कोई मोड नहीं दिया गया, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये कहना कि चूँकि उसमें मैकेनिज़्म सेनेट के इलेक्शन में मैकेनिज़्म नहीं दिए गए एग्जॉस्टिवली, यानी कि बहुत 59 में उनका कहना था उसमें भी ये दिया हुआ मैकेनिज्म दिया हुआ है, कितने अरकान होंगे, कैसे सीटें फिल होंगी, बिल्कुल टर्म भी दिया हुआ है। और उन्होंने कहा कि ये मतलब बहुत कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में डिस्कशंस नहीं होती, उसके लिए आपको जाना पड़ता है। अब जैसे उन्होंने कहा कि सेनेट के इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हो गए या स्पीकर नेशनल असम्बली के इलेक्शन हो गए, तो वो जो रूल्स और पार्लियामेंट्री रूल्स एंड प्रोसीजर है एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द नेशनल असम्बली है, वो उसके तहत होते हैं। लेकिन फिर दूसरी एक और भी उनका आर्गूमेंट था कि उन्होंने कहा कि ये लोकल बॉडीज से मुख्तलिफ है सेनेट का इलेक्शन, कि अगर इलेक्शन एक्ट 2017 जो है रिपील भी हो जाए तब भी जो है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो सेनेट का इलेक्शन करवाए, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये लेकिन अगर क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के लोकल गवर्नमेंट के जो रूल्स बने हुए हैं, जो एक्ट्स बने हुए हैं, वो अगर रिपील हो जाते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। 140A में लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं है। यहाँ अगर आप इलेक्शन एक्ट को भी रिपील कर देंगे तब भी सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन को मालूम है कि कैसे इलेक्शन करने हैं, वो एक्सपीरियंसड हैं। तो उनका कहने का मतलब था कि अटॉर्नी जनरल के जो आर्गूमेंट्स हैं वो उस पर आप तवज्जो ना दें। असनाद रज़ा रब्बानी साहब ने भी आर्गूमेंट मुकम्मल किए, फ़ारूक नाइक के आर्गूमेंट्स भी आए, और फ़ारूक नाइक और सलाहुद्दीन के जो आर्गूमेंट्स हैं, और फिर बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह के भी आए। इनमें कौन कौन से नुक्तों को उन्होंने कवर किया? वैसे देखें, बात जो बड़ी आज मेरा ख्याल है कि डेवलपमेंट हुई वो ये है कि जी 10 दिन बहस होती रही कि जी सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है और ये जो बैलेट है ट्रेसेबल होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ आज जवाब देने की बात आई, अटॉर्नी जनरल और जस्टिस एजाजुल एहसन तो 10 दिन से यही कह रहे थे कि ये, लेकिन जब जवाब देने की बात आई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जी ये हमारा काम नहीं है कि बैलेट कितना ट्रेसेबल हो नहीं, हमने तो सिर्फ जवाब देना है 226 में कि इलेक्शन अंडर द लॉ है, सेनेट इलेक्शन या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मेरा ख्याल है कि जो 10-12 दिन बहस होती रही है वो फिर क्या, उसका क्या मतलब? नहीं, तो चीफ जस्टिस ने ये भी कहा था, कल कहा था कि हाइपोथेटिकली हमने उसको जो है मामले इतना कुछ करने के मैं ये कह रहा हूँ कि केस तो फिर वो जो एक ज़्यादा बात हो रही थी कि केस जो है उधर चला गया कि जी ट्रेसेबल बैलेट, और कहा जाए कि जी इलेक्शन कमीशन ऐसा बैलेट बनाए कि वो ट्रेसेबल हो, और वो इलेक्शन कमीशन किसी टाइम पे भी। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने कहा ट्रेसेबल बैलेट हो, मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत पार्टी पोजीशन इंश्योर हो, ये दोनों पॉइंट थे जिनकी जब जवाब देने की बारी आई, और सलाहुद्दीन जो है बहुत आज में वो बड़ी वेल प्रिपेयर्ड थे। और मेरा ख्याल है पहली दफ़ा जो है जो 15 दिन से एक साइड पे चल रहा था मामला, और जब जवाब देने का मौका आया तो कहा गया कि जी ये तो इश्यूज़ ही नहीं है, ना करप्शन इशू है हमारे सामने। आज जब उन्होंने कहा कि मैं करप्शन पे बात करना चाहता हूँ, उस पर भी उन्होंने कहा जी, तो फिर तो ये मेरा ख्याल है 2 दिन का केस था कि जी अंडर द लॉ है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि ये तो 15 दिन तो बहस होती रही है मोरालिटी पे कि जी ये होना चाहिए, पैसे बैग भर के आ रहे हैं, ये वो। तो असल वही हम कह रहे थे कि असल सवाल तो ये नहीं है, लीगल सवाल तो है कि क्या इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन अंडर लॉ है, अंडर द लॉ है या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। करप्शन का जो मामला है वो 186 में सुप्रीम कोर्ट कैसे उसको एडजुडिकेट कर सकती है? 218(3) की इंटरप्रिटेशन को आप इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कैसे करेंगे ये चीज़ें? तो मेरा ख्याल है कि आज तो जो सूरत हाल दरवाजे आई उसमें तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ ये सवाल का जवाब देगी कि 226 इलेक्शन जो है वो आता है, वो सेनेट इलेक्शन या इलेक्शन एक्ट 217 के। अगर वो कहेंगे 226 में तो वो सीक्रेट बैलेट पेपर होगा। और तो अब जो है वो कल मेरे ख्याल 2-3 वकला रह गए। पाकिस्तान बार काउंसिल है,
हसन इरफान हैं जी जी, और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो थी उन्होंने तीन लोगों ने जी खुरम साहब ने करने हैं, उनके पास काफ़ी, मैंने देख रहा था कि 2-3 पॉइंट बड़े हसन इम्पोर्टेंट साहब के पास भी बहुत हैं, हसन इरफान साहब के पास भी, वो भी एक नहीं, ये वो लोग हैं जो नुक्ता एक महीने से मैं देख रहा हूँ कि बैठे हैं, मतलब सुनना तो चाहिए उनको, 5-5 10-10 मिनट दें, जो भी दें, मतलब हाँ। अच्छा देखें, जो आज सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि उन्होंने कहा कि जी पीटीआई गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप इदारों को इस्तेमाल शिफ्ट किया है, शिफ्ट किया, यानी ये बात जो हम कह रहे थे तकरीबन 15 दिन से कि सियासत है, ये जोड़ तोड़ बंदे अपने एमपीएस राजी करना, ये सुप्रीम कोर्ट का या कोई इदारों का काम तो नहीं है कि वो आपको बताए, आप अपने एमपीएस को जाएं उन्हें मनाएं, ये तो सियासत यही है कि अपने लोगों को किस तरह इंटैक्ट करना। सुप्रीम कोर्ट को तो आप नहीं कर सकती, या इदारे और जो हैं, या मतलब वो आपको जो है ऐसे टूल फराहम करें कि जी उनको कैसे इंटैक्ट करना है। ये तो इमरान खान को अपना आर्ट आना चाहिए कि सियासी लोगों को किस तरह इंटैक्ट रखना। अपोजिशन भी तो यही कह सकती है कि वो अपने एमपीएस को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, फिर उन्होंने क्यों अपने एमपीएस को इंटैक्ट रखा हुआ है? तो ये तो फिर फेलियर है इमरान खान का, मैं समझता हूँ सियासी तौर पर, और पूरी पीटीआई का, कि वो अपने एमपीएस को इंटैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, और कहते हैं कि नाम इस्तेमाल करते हैं पैसे का, पैसा नहीं है। पंजाब में और इश्यूज हैं, आप लोगों का जो रवैया है लोगों के साथ, लॉ मेकर्स के साथ, उन्होंने आगे भी मुंह दिखाना है कि जो कुछ किया है आपने 2-2.5 साल, और जिस तरह अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हाँ, जाके वो क्या करेंगे, तो वो ये चीज़ें हैं। नासिर साहब, ये जो बात है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, ये जो इशारा किया इन्होंने, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़े अहम रिमार्क्स थे जो समात के आखिर के अंदर, कि ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट तय करेगी सीक्रेसी ऑफ वोट क्या होनी है नहीं होनी है। हमने तो सिंपल से एक सवाल का जवाब देना है कि हम सब्स्टिट्यूट नहीं है क्या पार्लियामेंट कहा था, क्या कहा था उन्होंने कहा था कि हम पार्लियामेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स के अंदर जो कहा, हाँ, क्या और हम पार्लियामेंट का सब्स्टिट्यूट, यानी हम मुतबादिल नहीं है पार्लियामेंट के, क्योंकि पार्लियामेंट टोटली इंडिपेंडेंट है, वो उसने डिसाइड करना है कि ये ओपन होगा या सीक्रेट होगा, ये चीफ जस्टिस ने कहा। लेकिन ये चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, उसकी भी एक छोटी सी एक बात मैं बताना चाह रहा था। उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि आज रज़ा रब्बानी ने जब कंक्लूड किया था ना अपने आर्गूमेंट, तो उन्होंने ये बात कही थी कि आप सर पार्लियामेंट ने जो भी डिसाइड करना है ना कि इट शुड बी ओपन और इट शुड रिमेन सीक्रेट, ये जो सेनेट के इलेक्शंस हैं, ये पार्लियामेंट ने लॉ बनाना है ना, उसके बाद तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी आपके डायरेक्शन के ऊपर, जो आपने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में जो भी आप डायरेक्शन देंगे उस हिसाब से बनाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट का एक राइट है कि कोई भी ऑर्डिनेंस जब वो आता है तो उसको एक रेजोल्यूशन के ज़रिए रिजेक्ट कर सकती है। सपोज़ नहीं करती तो ऑर्डिनेंस की लाइफ 120 दिन है, ठीक है। जब तक ये ऑर्डिनेंस ख़त्म होगा, वो ऑर्डिनेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन किया, ओपन बैलेट है, लेकिन ऑल्दो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर एडवर्स ऑर्डर आ गया तो ये मर जाएगा, मतलब ऑर्डिनेंस डेड हो जाएगा। लेकिन उसमें उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने ये कहा है कि 120 दिन है, जब ये ऑर्डिनेंस ख़त्म होगा तो उस वक्त तक इलेक्शन हो चुके होंगे। तो आप क्या एक, तो अभी भी तो इलेक्शन में कई सेनेटर इंतखाब तो हो चुके हैं। मेरी बात तो सुन लेना। वो ये कहना, उन्होंने एक सवाल क्वेश्चन किया था सुप्रीम कोर्ट को, रज़ा रब्बानी साहब ने, कि उस वक्त तक इलेक्शन हो चुके होंगे और फिर उसके बाद ये ऑर्डिनेंस डेड हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि क्या आप एक टेम्प्रेरी लेजिस्लेशन के ऊपर एक बड़ा अपना एडवाइजरी देंगे? तो मतलब ये तो उन्होंने कहा ये बहुत ठीक चीज़ नहीं है, ख़तरनाक है। तो आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स, मतलब ये मेरा ये ख्याल है कि इससे माइंड चेंज थोड़ा बहुत हुआ तो होगा। अच्छा, माइंड चेंज की बात कर रहे हैं असनाद साहब, अब तो 15-20 दिन हो गए, मैं ख्याल आज 16वीं या 17वीं समात थी, और इसमें आज बेंच के अंदर क्या कैफियत थी? देखिए कैफियत वही मैं कह रहा हूँ ना कि 15 दिन से या अफरीदी साहब ने भी कोई एक आध क्वेश्चन ही किया है। देखें जो आज उनका क्वेश्चन बड़ा मजे का था। अच्छा, वो क्या था? उन्होंने ये कहा था कि क्या जब वो आर्गूमेंट्स कर रहे थे ना नाइक साहब, तो उन्होंने कहा था, पूछा था कि क्या आपने, वो पार्टी डिसिप्लिन की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि क्या आपने अपने मेंबर्स को ये कह दिया है कि आपने फ़लाँ को वोट नहीं देना और अपने कॉन्शियस के मुताबिक देना, यू आर फ्री, और फ्री विल एक्सरसाइज करनी है। तो इस पर फारूक नाइक साहब ने कहा था कि देखें ये लीडर्स का काम होता है, मैं लीडर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक बहस करने आया हूँ और मुझे अपने तरीके से बहस करने दें तो मैं अपने उससे चलूँगा। हाँ, वो इजाजुल हसन साहब ने भी पूछा, तब भी उनको यही कहा था। देखिए वो जो थे वकील दूसरी साइड से, क्योंकि अटार्नी जनरल और बेंच का जो 10-15 दिन फोकस था वो सिक्रेसी के जी एब्सोल्यूट नहीं है, और दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से। लेकिन आज बात ही नहीं उस तरफ जब करते थे
तो चीफ जस्टिस कहते थे जी सिर्फ हमें 225 का बताएं। 226 तो फिर हम मैं अब देखें, अब अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर एडजुडिकेट अब उस पर ओपिनियन देती है सिक्रेसी पे, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये फिर मुनासिब नहीं होगा कि आपने दूसरी साइड के आर्गूमेंट पूरे नहीं सुने। बेंच का मूड क्या नजर आ रहा है? बेंच का तो आज बड़ा मतलब क्लियर था कि जी 225 के हमने देखना है कि सिर्फ ये बताना है 226 कि आर्टिकल सेनेट इलेक्शन अंडर द लॉ है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसके अलावा तो क्योंकि वो तो है ही, लेकिन आया रेफरेंस वापस होगा कि कयूम साहब नहीं, लेकिन आपको बताया अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता ये, क्योंकि ये 15 दिन की मेहनत इतनी जल्दी मैं नहीं समझता। देखिए कयूम साहब, मैंने कल आपको एक ऑब्जर्वेशन दी थी अपनी कि देयर इज़ अ चेंज ऑफ हार्ट, तो मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि देयर इज़ अ चेंज ऑफ हार्ट, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि क्या होगा लेकिन बज़ाहिर तो आपने कर दिया नहीं, तो आज भी मैं वही कहने लगा बज़ाहिर हाँ, मेरी राय में जो सलाउद्दीन साहब ने कहा है ना कि आप जवाब दो, जो उन्होंने कहा है कि आप ये जवाब दें, तो वही जवाब आएगा। मेरा ख्याल में जवाब शायद यही आएगा कि जो सेनेट इंतखाबात हैं आइन के नीचे हैं, और इस हवाले से अगर कोई पार्लियामेंट कानून साजी करनी है सीक्रेसी के हवाले से या बैलेट के हवाले से, वो पार्लियामेंट वो जो था कि लेजिस्लेट करे। इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्रेसेबल हो, और वो जब भी कोई कंप्लेन आए, और वो मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी गहरी उसमें जाएगी सुप्रीम कोर्ट। असल में वही बात है ना कि प्रॉब्लम यही आ रही है कि इसमें सेनेट के इलेक्शन में आप कहें कि पार्टी लाइन कोई फॉलो करें, तो फिर वो सरवर खान कैसे पीटीआई के वो जो चौधरी सरवर जो बने सेनेट के इलेक्शन पीटीआई के 25 वोटर थे कयूम साहब और 45 लिए, और तो ये तो इस इलेक्शन के लिए वो देखें सुप्रीम, ये बात तो ठीक है सलाउद्दीन साहब की कि पीटीआई कंधा ले रही है इदारों का, क्योंकि आज असद उमर ने कहा है कि बहुत से वोटर जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, वो जो जिस तरफ एस्टेब्लिशमेंट होगी वोट उसको देंगे, और एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। तो बात यह है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमारी सियासी पार्टियां कब अपने जो है ना पैरों पे खड़े होंगी, और ये बैसाखियां जो है और ये इदारों को बदनाम करेंगी। देखिए इदारों को आप इस्तेमाल करेंगे, और एक दो जजेस का चले वो अपनी इंटेंशन अच्छी भी हो, प्योरिटी के जी सिस्टम को लाया जाए, लेकिन वो बदनाम ही उसमें उनके सर आती है कि भाई आप अपने मकासद के लिए उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास बिल्कुल सही है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इदारों को इलेक्शन एक्ट 2017 में इतनी मीटिंग्स हुई हैं, पीटीआई ने प्रपोजल ही नहीं रखी कि यार आप इसको प्रपोजल रखते कि जी सेनेट इलेक्शन ये होने चाहिए। एक साल आपके पास था, आप डायलॉग करते लो, डायलॉग नहीं करेंगे और सिर्फ इदारों को इस्तेमाल करके सिर्फ पार्लियामेंट को चलाएंगे तो और आर्डिनेंस के जरिए, तो फिर जमहूरियत तो ख़त्म हो जाएगी। तो वो कल भी हमने बात की थी ना कि 89 मीटिंग्स प्रेसिडेंट डॉक्टर अलवी साहब ने, आरिफ अलवी साहब ने अटेंड की है, और ये कहीं भी उन्होंने ओपन बैलेट के बारे में कोई बात नहीं हुई। तो दूसरी बात ये कि जब आप ये कहते हैं ना कि इदारे हमारे साथ हैं, तो आप इदारों को कंट्रोवर्शियल करते हैं। इदारे सब के लिए हैं, पूरे पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के हैं, ठीक है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, हुकूमत के नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी के भी नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के इदारे हैं, ये अवाम के इदारे हैं। और ये ना हम लोगों ने बड़ी सेक्रीफाइसेस की है इंडिपेंडेंस ऑफ तमाम इदारों के लिए। तो ये जो ना ये तरीका बिल्कुल गलत है। मुझे भी इस पे ऑब्जेक्शन है कि ये वन पेज में कुछ नहीं होता। वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं, गवर्नमेंट अपना काम करती है। चले। और ये भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का काम है वो अपोजिशन का रोल अदा करे और हर चीज़ में एग्जीक्यूटिव के मामलात में इंटरफेयर करे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है हसनात साहब और नासिर इकबाल साहब। बहुत तवील बहस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है। बड़े बड़े कानूनी दिमाग जो है उन्होंने अपनी राय सुप्रीम कोर्ट को सामने रखी है, अपनी मावनत या असिस्टेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मुल्क की आला तरीन अदालत है, उस पर आवाम का एतमाद बरकरार रहे कि वो आइन और कानून के साथ खड़े होते हैं। इस हवाले से फ़ैसला बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन 5 फाजिल जज साहिबान ने ही करना है कि जहाँ पर आइन की हुक्मरानी हो, किसी की ख्वाहिशात की हुक्मरानी ना हो। शरह दसूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।